पंजाबी के साथ मेरी हिंदी मिक्स हो जाती है और फिर सारे लोग हंसने लग जाते थे और मैं भी हंसने लग जाती थी कि मैं ट्राई कर रही हूँ। बट हाँ, मेरे को सपोर्ट पे मिला है कि हाँ तुम पंजाब में आ गए हो, पंजाबी बोलना सीखो। ऐसे भी लोग मिले जब मैं हिंदी में बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला, अरे पंजाब में काम कर रही है, तुझे पंजाबी बोलने नहीं आती। अच्छा। तो मैं वहाँ पे कभी कभी डीमोटिवेटेड हो गई है, मेरे को पंजाबी सीखनी बहुत तरीके से। पंजाब सुनते एक दिमाग में ना एक नशे वाली और एक मतलब कि जो नशे की चीज है वो बहुत ज्यादा पंजाब में बढ़ गई है। इनफैक्ट मैं खुद दिल्ली से हूँ बट मैं फिर भी यहाँ पर डरती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी एक दो बार हो गया कि मैं पिंड में गई और मुझे कुछ नशे वाले लोगों ने मतलब कि मेरे को अजीब सी फीलिंग आई, मैं बहुत डर गई थी उस वक्त। जबकि मैं दिल्ली में 11-11 बजे तक बाहर रहती हूँ। कहा जाता है कि दिल्ली अनसेफ है बट मेरे को कभी दिल्ली अनसेफ नहीं लगी। मैं ट्रैवल करती हूँ, लोग हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट यहाँ पंजाब में इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा फील किया और मैं बहुत डरती हूँ रात को यहाँ पे बाहर निकलने में। इनफैक्ट दिन में भी मुझे डर लगता है कि कोई नशे वाला ना मिल जाए, कि मेरे को बहुत घबराहट सी होने लगती है। तो नशा एक बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट नशे की वजह से जो पंजाब में जो लेडीज हैं जिनकी शादी हुई है उनके जो हस्बैंड है ना, उनके वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रखा है। इनफैक्ट बच्चों का फ्यूचर खराब है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें हैं जो मैं देख भी रही हूँ और काफी सारी फैमिली है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसकी वजह से डिवोर्स के केसेस पंजाब में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट लड़कियां भी नहीं मिलती पंजाब में। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, नशे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो ये बाहर जाने का रुझान है ये भी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में नशा और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਤੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ कहीं ना कहीं जूझ रही है, वो अपने करियर के लिए जूझ रही है, वो करना कुछ चाहती है बट कराया कुछ जाता है उससे काम। उसका इंटरेस्ट कुछ और है बट उसको थोपा जाता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है। ठीक है, अगर वो लड़की अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो भी उसकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको शादी के लिए प्रेशर किया जाता है। ठीक है, अगर पढ़ना भी चाहती है तो उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशर किया जाता है कि तुम गवर्नमेंट जॉब करो, तुम्हें आगे ससुराल में। प्राइवेट जॉब की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके पीछे के कारण क्या है? वो ये ना, समाज ही है, हम लोग ही हैं जो इस तरीके की चीजें बना दी गई है लड़कियों के लिए कि अगर वो करेंगी तो गवर्नमेंट जॉब करेंगी, प्राइवेट जॉब की वैल्यू नहीं है। और दूसरी चीज, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको शादी करा दी जाती है और जो अगर कुछ किसी को चांस मिल भी रहा है पढ़ने का तो उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स किया जाता है। और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं जो अपने लिए कभी डिसीजन ले ही नहीं पाती। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कल को अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या कोई भी चीज होती है, एटलीस्ट वो अपने लिए आवाज उठा पाए, उनके लिए बोल पाए। और वो कुछ करना चाहती है तो करे, लड़े, अपनी फैमिली से लड़े कि मुझे ये करना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। क्योंकि हम लड़कियों को कभी भी अपने लिए हमेशा लड़के ही चीजें मिली है, कभी हमें दी नहीं गई, हमने छीना है अपने हक को। ये आज से नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आज तक ये जो चल रहा है ना, इसको हमें ही बदलना है। और उसके लिए मैं हर एक लड़की को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि उसकी शुरुआत हमेशा इंडिपेंडेंट से ही होगी। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, कमाते हैं, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं और अपने लिए लड़ पाएंगे, बोल पाएंगे। तो मेरी बस हर एक लड़की से, हर एक महिला से यही है गुजारिश कि वो अपने लिए खड़ी हो, इंडिपेंडेंट बने। जब वो इंडिपेंडेंट बनेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ
एक लड़के की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ही घर चलाए, दोनों मिलके चलाएंगे तो जो हमारी घरेलू समस्या है और जो आने वाले टाइम की महंगाई है उससे भी हम सारे बच सकते हैं। तो हमें मिलके किस तरीके से हम बेटर घर चला सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि लड़कों पे भी इतनी जिम्मेदारी देनी चाहिए कि सिर्फ लड़के ही करेंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਡੀ ਜਟਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਟਾਕ ਵਿਦ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਗ ਜਾਨੀ ਔਰਤ ਕਿਸ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਪੌਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल। मैं भी सबका स्वागत करती हूँ और टॉक विद मालवा का स्वागत करती हूँ कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात भी कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज मौका मिल रहा है कि मैं अपनी बात को इस प्लेटफॉर्म पे रख पाऊँ और पंजाब के हर एक इंसान तक वो बात पहुँचा पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ਵਿਦਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ? मेरे को 2 साल के करीब हो गया पंजाब में आए हुए। हाँ जी। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ? और एक्चुअल में जब मैं नई आई थी तो मेरे को इतने अच्छे से पंजाबी आती नहीं थी, बट हाँ अभी मैं पंजाबी में कुछ वर्ड्स बोल लेती हूँ, जैसे इत्थे उत्थे, सत श्री अकाल, किवें हो, की करते हो, और कित्थे रहंदे हो, की काम है तोड़ा। इस तरीके की बातें मैं अब कर लेती हूँ। मतलब कि अब मुझे चैलेंज नहीं आता, एटलीस्ट मैं बातें समझ भी लेती हूँ और कर भी लेती हूँ। ਵਿਦਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ? हाँ, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं विलेज में जाती हूँ, पिंड में जाती हूँ, तो वहाँ पे उनको हिंदी समझ नहीं आती या हिंदी बोल नहीं पाते, तो प्रॉपर पंजाबी में मेरे से बात करते थे। तो मैंने पूरा ट्राई किया उनसे पंजाबी में बोलकर अपनी बातों को समझा पाऊँ कि मैं क्या काम करती हूँ और क्या मेरा काम रहता है। तो मैंने पूरा ਕਿਵੇਂ ट्राई ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? हाँ, कर सकते हैं थोड़ा बहुत ट्राई, बट इतना ज्यादा मैं नहीं कर पाती। पर बीच में एक्चुअल में हिंदी आ ही जाता है, बट हाँ हम ट्राई कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? तो जब हम स्कूल्स में जब हम मीटिंग्स करते थे तो वहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं एटलीस्ट पंजाबी में बोलूँ। तो शुरू में हमेशा सत श्री अकाल सबको और आप सबका स्वागत है, बट कहीं ना कहीं वो पंजाबी के साथ मेरी हिंदी मिक्स हो जाती है और फिर सारे लोग हंसने लग जाते थे और मैं भी हंसने लग जाती थी कि मैं ट्राई कर रही हूँ
बट हाँ मेरे को सपोर्ट पे मिला है कि हाँ तुम पंजाब में आ गए हो, पंजाबी बोलना सीखो। ऐसे भी लोग मिले जब मैं हिंदी में बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला अरे पंजाब में काम कर रही है, तुझे पंजाबी बोलने नहीं आती। अच्छा। तो मैं वहां पे कभी कभी डिमोटिवेट भी हो गई है, मेरे को पंजाबी सीखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये भी एक सिनेरियो रहा है। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਦਿਆ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਲਿਆ? मैं बहुत मतलब अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने काफी सारे पंजाब के गुरुद्वारे, जैसे कि हमें कहा जाता है कि पंजाब के जो सिख और कौर का जहाँ से शुरुआत हुई थी, मैंने सबसे पहले जो 5 तख्त है उसमें से तलवंडी साबू जो भटिंडा में है उसमें मत्था टेका और मेरी शुरुआत वहीं से हुई। और मैं भटिंडा भी घूमी हुई हूँ, फिर उसके बाद मैं रोपड़ आई रहने, और रोपड़ में केसगढ़ जहाँ से तख्त की शुरुआत हुई, और वहां से सिंध और कौर की जो शुरुआत हुई थी। तो मैं कम से कम भी तो 5 तख्त में से 3 तख्त मैंने मत्था टेक लिया, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं 2 तख्त मेरे जो रह रहे हैं, एक मेरा वहाँ का पटना साहब का और एक और है हजूर साहिब, सॉरी हाँ जी, बस मेरे 2 रह गए, अदरवाइज मैं 3 जगह मत्था टेके। तो मेरा सपना है कि मैं एटलीस्ट 5 जो तख्त होते हैं उसको जरूर मत्था टेकूं। और मैं पंजाब के कल्चर से बहुत ज्यादा अटैच फील करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं पंजाब आई। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ? जो मुझे सबसे अच्छी चीज अगर पंजाब की मैं कहूँ तो फर्स्ट मेरे को आता है कल्चर और एनवायरनमेंट। उसके बाद जो कल्चर की मैं बात कहूँ, मैं रहती हूँ रोपड़ में, जैसे कि अभी हुसन जी ने बताया भी कि मैं रोपड़ में रहती हूँ। मतलब रोपड़ में सब कुछ है, शांति है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, मतलब ऑल ओवर मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में मुझे, मतलब अभी तक मैं जितनी भी जगह गई हूँ मुझे बहुत बेस्ट प्लेस लगा रोपड़। हेड है, मतलब कि मेरी बहुत सारी मेमोरीज भी है। तो मेरे को मतलब पंजाब, अब मैं जब भी पंजाब आएगा तो मुझे सारे एनवायरनमेंट, खेती, ये सारी चीजें, हरियाली, ये सब कुछ दिखता है। और पंजाब के कल्चर को तो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। गुरुद्वारे में जो सिस्टम है, जिस तरीके से मैनेज कर रखा है ना, वो तो मतलब कि ऑसम है। तो मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਹਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ? बहुत मतलब कि बहुत बारीक चीज है, बट हाँ पंजाब सुनते ही जिस तरीके से हमारे दिमाग में हरियाली आई, कल्चर आया, गुरुद्वारे आए, है ना, गोल्डन टेम्पल आता है, तो उसी तरीके से पंजाब सुनते ही एक दिमाग में ना एक नशे वाली और एक मतलब कि जो नशे की चीज है वो बहुत ज्यादा पंजाब में बढ़ गई है। इनफैक्ट मैं खुद दिल्ली से हूँ, बट मैं फिर भी यहाँ पर डरती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी 1-2 बार हो गया कि मैं पिंड में गई और मुझे कुछ नशे वाले लोगों ने, मतलब कि मेरे को अजीब सी फीलिंग आई, मैं बहुत डर गई थी उस वक्त। जबकि मैं दिल्ली में 11-11 बजे तक बाहर रहती हूँ। कहा जाता है कि दिल्ली अनसेफ है, बट मेरे को कभी दिल्ली अनसेफ नहीं लगी। मैं ट्रैवल करती हूँ, लोग हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट यहाँ पंजाब में इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा फील किया और मैं बहुत डरती हूँ रात को यहाँ पे बाहर निकलने में। इनफैक्ट दिन में भी मुझे डर लगता है कि कोई नशे वाला ना मिल जाए, कि मेरे को बहुत घबराहट सी होने लगती है। तो नशा एक बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट नशे की वजह से जो पंजाब में जो लेडीज है जिनकी शादी हुई है, उनके जो हस्बैंड है ना, उनके वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रखा है। इनफैक्ट बच्चों का फ्यूचर खराब है।
तो इस तरीके की काफी सारी चीजें हैं जो मैं देख भी रही हूँ, और काफी सारी फैमिली है जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इसकी वजह से डिवोर्स के केसेस पंजाब में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट लड़कियां भी नहीं मिलती पंजाब में। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, नशे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो ये बाहर जाने का रुझान है ये भी बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में नशा और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਤੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਭੈੜੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? अगर मैं लड़कियों के साथ कहूँ तो लड़कियों के साथ मैं पंजाब और दिल्ली, है ना, इसको ही मतलब ना लाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक वो लड़की, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूँगी कि हर एक लड़की कहीं ना कहीं जूझ रही है। वो अपने करियर के लिए जूझ रही है, वो करना कुछ चाहती है बट कराया कुछ जाता है उससे काम। उसका इंटरेस्ट कुछ और है बट उसको थोपा जाता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है। ठीक है, अगर वो लड़की अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो भी उसकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको शादी के लिए प्रेशर किया जाता है। ठीक है, अगर पढ़ना भी चाहती है तो उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशर किया जाता है कि तुम गवर्नमेंट जॉब करो, तुम्हें आगे ससुराल में। प्राइवेट जॉब की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके पीछे के कारण क्या है? वो ये ना, समाज ही है, हम लोग ही हैं जो इस तरीके की चीजें बना दी गई है लड़कियों के लिए कि अगर वो करेंगी तो गवर्नमेंट जॉब करेंगी, प्राइवेट जॉब की वैल्यू नहीं है। और दूसरी चीज, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको शादी करा दी जाती है, और जो अगर कुछ किसी को चांस मिल भी रहा है पढ़ने का तो उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स किया जाता है। और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं जो अपने लिए कभी डिसीजन ले ही नहीं पाती, ना करियर का ना किसी चीज का। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है अपनी चीजों में और हमेशा से उलझती रह जाती है। इसलिए हमारे देश में सुसाइड केस, रेप केस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को कभी समझा ही नहीं जाता हमारे देश में, सिर्फ उनको चीजें थोपी जाती है, उनपे हमेशा से उनको दिया गया है, उनसे पूछा नहीं गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करना चाहती हो। इसके बारे में आज तक कभी किसी ने बात ही नहीं की, बस उनको दे दिया गया, कर दिया गया, तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें इतने बजे तक आना है, तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने, बस ना ना ना, मतलब ना के अलावा कभी उनको किसी चीज में हाँ मिली ही नहीं। तो इस तरीके की हर एक लड़की जूझ रही है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, कोई लड़की अगर इंडिपेंडेंट बनना भी चाहती है तो वो अंदर ही दब जाता है, वो नहीं बन पाती। बट मैं ये बात बोलना चाहूंगी, अभी मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म मिला है कि हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कल को अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या कोई भी चीज होती है, एटलीस्ट वो अपने लिए आवाज उठा पाए, उनके लिए बोल पाए, और वो कुछ करना चाहती है तो करे, लड़े, अपनी फैमिली से लड़े कि मुझे ये करना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। क्योंकि हम लड़कियों को कभी भी अपने लिए हमेशा लड़के ही चीजें मिली है, कभी हमें
दी नहीं गई, हमने छीना है अपने हक को। ये आज से नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आज तक ये जो चल रहा है ना, इसको हमें ही बदलना है। और उसके लिए मैं हर एक लड़की को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि उसकी शुरुआत हमेशा इंडिपेंडेंट से ही होगी। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, कमाते हैं, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं है और अपने लिए लड़ पाएंगे, बोल पाएंगे। तो मेरी बस हर एक लड़की से, हर एक महिला से यही है गुजारिश कि वो अपने लिए खड़ी हो, इंडिपेंडेंट बने। जब वो इंडिपेंडेंट बनेगी तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ एक लड़के की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ही घर चलाए, दोनों मिलके चलाएंगे तो जो हमारी घरेलू समस्या है और जो आने वाले टाइम की महंगाई है, उससे भी हम सारे बच सकते हैं। तो हमें मिलके किस तरीके से हम बेटर घर चला सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि लड़कों पे भी इतनी जिम्मेदारी देनी चाहिए कि सिर्फ लड़के ही करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में इक्वालिटी होनी चाहिए लड़का और लड़की को लेकर हर एक चीज में। अगर रोक ये है कि लड़की 8 बजे बाहर नहीं जाएगी तो लड़का भी 8 बजे बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई लड़का 8 बजे बाहर नहीं गया तो किसी लड़की का कोई रेप भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि रेप कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है ना। अगर लड़की बाहर जा रही है तो लड़के भी तो कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। अगर रोका जाए तो दोनों को रोका जाए, ताकि जो ऐसी वारदातें हो रही हैं उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। विद्या, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ पूरे चंगे तरीके ਨਾਲ आजाद है। जैसे तुम्हारी बात है, इनफैक्ट जो लड़की अगर बाहर जा रही है तो उसको गंदी नजर से देखा जाता है, गंदी नजर से उसके बारे में सोचा जाता है, उसके पेरेंट्स को प्रेशर किया जाता है कि तुम्हारी लड़की बाहर क्या कर रही है, उसको घर पे बुलाओ, वो घर में क्यों नहीं रहती, वो बाहर रह के क्यों काम कर रही है। मतलब बहुत सारे सवालों से उनको घेर लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कोई कुछ कर भी रहा है, कुछ लड़की कुछ करना चाह भी रही है, कर भी रही है, तो भी उसको काफी सारे क्वेश्चन को, काफी सारी प्रॉब्लम का ना मतलब सामना करना पड़ता है। हर दिन लड़ रही है एक लड़की, हर दिन लड़ रही है, अपने आप से लड़ रही है। पहले तो वो अपने आप से लड़ती है, फिर उसके बाद समाज से लड़ती है, फिर पेरेंट्स से लड़ती है। मतलब लड़कियों को सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ना न जाने कितने लोगों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। विद्या, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ? मैं इस पे बहुत ध्यान देना चाहूंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे समाज में माँ चाहती है कि हमारी बेटी आगे बढ़े, बट जो समाज है, समाज के रीति रेगुलेशन है, जो हमारे पेरेंट्स के माइंड में काफी टाइम पहले से ना भर दिए गए, तो उसके चक्कर में पेरेंट्स भी समाज के चक्कर में इतने बंध जाते हैं ना कि वो भी अपने बच्चों को फोर्स करने लगते हैं, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे काम के लिए हो, चाहे हर एक चीज के लिए, यहाँ तक कि उनको बाहर जाने तक के लिए रोका जाता है। तो मैं नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स नहीं चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आज़ादी भी देते हैं, काम करने के लिए भी बोलते हैं, बट कुछ जो नहीं दे रहे उसके पीछे का कारण भी यही है कि समाज, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अच्छा वो क्या कहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम लड़कियों को, हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कत देती है। तो हम लड़कियों को आवाज उठानी सीखनी होगी, अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए हमें अपने लिए जीना सीखना होगा। विद्या, परिवार की गल नूं जे आपां एक पासे रख के कुड़ियां दी गल नूं अगे लेके जाइए, है ना, क्योंकि तुहाडे वल्लों भी बार बार जो भी भैणां पॉडकास्ट देख रही हैं तो उन्होंने यही अपील की जा रही है कि अज सानूं आवाज़ उठाउण दी जरूरत है। तो जे असीं विद्या की गल कर लीए तो अज विद्या भी तो एक टाइम वो लड़की होनी है ना, जिहड़ी इस समस्यावां चों निकली होनी है। विद्या के परिवार ने भी तो विद्या नूं किते रोकिया होना, जां जदों विद्या समाज दे विचों विचरी होनी है, काफी कमेंट आए होंगे विद्या। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आज अगर किसी मुकाम पे बैठी है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या फिर कोई बिजनेस वूमेन हो, या कोई भी है,
उसने भी अपने घर में लड़ाई करी है अपने लिए कि मुझे पढ़ना है, चाहे विद्या ही क्यों ना हो। मैंने भी अपने फैमिली में कई बार हमारी कई बार लड़ाई हुई है, मेरी कई बार अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कशन हो जाता है कि नहीं मुझे ये करना है, और वो कई बार मुझसे बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तुम ये मत करो तुम ये करो। बट हाँ, मैंने कई बार स्टैंड लिया, कई बार मैं भी नहीं स्टैंड ले पाई। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने जहां स्टैंड नहीं लिया, मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की वहां स्टैंड ले, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है, और मैं इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलना चाहूंगी, अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती उसके लिए स्टैंड लो। अगर कुछ नहीं करना चाहते और पर उसको आपको प्रेशर दिया जा रहा है तो वो नहीं करना, आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। विद्या ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ? मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैंने पहले बीकॉम करी थी, बट मैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी। तो मैं मतलब मेरा जो नेचर था, मैं काम तो करती थी बट मैं खुश नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को एक साल मैंने पूरा सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं खुश भी हूँ और मैं अपने काम को भी करूँ ईमानदारी से। तो वो तो मैं करती थी बट मैं हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी उस काम से। फिर मैंने फील किया कि मेरा जो नेचर है वो बहुत हेल्पिंग नेचर है। तो उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क करी और मैं सोशल सेक्टर में आ गई। जो बचपन से मेरे अंदर एक आग थी कि मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी सोच बदलनी है लड़की के प्रति, मुझे सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इक्वल समझा जाए, उनको दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाए हर एक चीज में। तो मैं हमेशा से, मेरा बचपन का सपना था कि मैं मतलब कि इन सब चीजों के लिए लड़ूं, और आज मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और मैं अपनी बातों को जो रख पा रही हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जो मेरे बचपन का सपना था वो मैं आज पूरा कर पा रही हूँ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੇ ਕੰਮ कर रही है? तो अभी की मैं बात करूँ तो मैं करंटली, इससे पहले मैं मैजिक बस में काम करती थी, उसमें भी मैं बच्चों के साथ काम करती थी। उसके बाद मैं सांझी शिक्षा में एक फेलोशिप के थ्रू मैं अभी काम कर रही हूँ। मैं पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ, टीचर्स के साथ काम करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल्स में काम कर रही हूँ। तो प्राइमरी स्कूल्स में भी काम करने का मकसद ये है कि अगर हम बचपन से ही, मतलब प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को अगर ये अच्छी अच्छी चीजें सिखा दी जाए, बच्चों की नींव ही अगर हम अच्छे से रख दें तो आगे जाके बच्चे का करियर जो है वो सेट ही होगा। और अगर हम बचपन से ही पेरेंट्स को भी अवेयर कर दे एजुकेशन के लिए, बच्चों की हरकतों के लिए, अगर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, बच्चे के पेरेंट्स क्या उसको नोटिस कर रहे हैं, क्या बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है बाहर, क्या बच्चे पेरेंट्स नोट करते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा, क्या हुआ, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ सोशली, मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत चीजें भी होती है बट हमें नहीं पता चलता। कभी कभी वो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, हमें नहीं पता चलता, बच्चा नहीं बोल पाता डर के। तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों की हर एक चीज को नोट कर रहे हैं? तो इस चीज के लिए टीचर्स क्या बच्चों की हर एक एक्टिविटी को नोट कर रही है? तो इस तरीके से हम तीनों को कैसे मिला के अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ। विद्या, बच्चियां दी गल कीती है ना, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ
ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ पासे ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ्यूचर है? हुसन जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ना बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता कि मेरा इंटरेस्ट कैसा है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में भी किसी ने बीकॉम की नहीं थी तो मैंने कर ली। तो कुछ ये भी होता है कि बच्चा सामने वाले को देख के मोटिवेट हो जाता है और वो चीज करने लगता है। तो इसीलिए हर एक बच्चे को, हर एक लड़की को सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्ट देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं। जैसे मैंने भी देखा कि मेरे अंदर जो इंटरेस्ट है, जो मेरी मैंने अपनी कुछ एक्टिविटीज नोट करी कि मैं दूसरों की हेल्प कितना कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं इस हेल्प को एक प्रोफेशन में लाऊं। जैसे कि हुसन जी भी है, उनका भी ये पैशन ही है, बट इसको वो प्रोफेशन में ला रहे हैं ना, तो ये इस तरीके की चीजें ये हमारे अंदर भी होती है। जैसे मैं अपने छोटे भाई को अभी थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने उसको बोला ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हर कोई पढ़ के ही थोड़ी ना आगे बढ़ता है, कुछ तो कुछ खेलकूद में भी आगे बढ़ रहे हैं ना। हर जगह स्कोप है, हर जगह आप आगे बढ़ सकते हो, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको अपना टैलेंट पता होना चाहिए। तो मेरे छोटे भाई को गाने का बहुत शौक है, तो वो आजकल रैपर बन चुका है, तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। तो घर में अगर आपका बच्चा भी कुछ करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करो, उसको बोलो कि हाँ मुझे ये करना है। तो इस तरीके से हम अपने भाई बहन का, अपने पड़ोसी का, या फिर अपने पड़ोस में कोई लड़की है वो कुछ करना चाहती है, तो उस तरीके से हम अपने समाज में एक दूसरे का जब सपोर्ट करेंगे तो हम अपने समाज को बदलेंगे, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, फिर देश बदलेगा। तो ऐसे ही चलता है सारा। बिल्कुल। विद्या, एक गल ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਕਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है? तो मैं इस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये भी एक हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर है, बड़े बड़े बॉलीवुड में हैं, या फिर बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उनके साथ भी ये सब हो रहा है। और हमारे आजकल नॉर्मल समाज में भी ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें इस पे सोचने की, समझने की जरूरत है कि पहले का टाइम कुछ और था और अभी का टाइम कुछ और है। तो हमें अपने बच्चों को, है ना, और अपने बच्चों को समझने की जरूरत है कि वो चाहते क्या है। क्योंकि आजकल के टाइम में हर एक बच्चा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और वो कमाता भी है, वो इंडिपेंडेंट भी है ना। तो वो क्या चाहता है, वो किसके साथ, क्योंकि ये कोई 8 दिन का सवाल नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। तो उसको फैसला लेने के लिए बच्चे को भी टाइम दो, समझने का टाइम दो, समझो एक दूसरे को, उसके बाद डिसीजन लो। बट हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं, हम ये बात कह देते हैं, अरे पहले भी तो वो चीज होती थी, पहले भी तो शादियां होती थी, तब तो टूटती नहीं थी, तब तो ये सब होता नहीं था। पर आप ये समझो ना, तब में और अब में फर्क कितना आ गया है हर एक चीज का, खाने पीने का, रहने का। इनफैक्ट अब लोगों की मौत भी जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाने पीने का सिस्टम सही है। अच्छा, पहले कोई टेक्निकल कुछ नहीं था, पहले फोन नहीं होते थे, पहले पैसे नहीं होते थे, पहले क्या कोई लड़की बाहर जाती थी, कोई कमाती थी? नहीं ना। पर अब जब लड़की कमा रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्या वो अपने ऊपर अत्याचार सह लेगी? कोई उसको थप्पड़ मारेगा, वो बर्दाश्त कर लेगी? नहीं ना। क्या उस लड़की को हक नहीं खुश रहने का? है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लड़की की गलती है या सिर्फ लड़के की ही गलती होती है। यहाँ पे बात होती है अंडरस्टैंडिंग की। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों नहीं साथ चल सकते, अगर उस जगह आप डिवोर्स का डिसीजन लेते हो, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। बिल्कुल। क्यों गलत नहीं है? क्यों? क्योंकि आप दोनों को लाइफ टाइम साथ रहना है, आपकी जनरेशन आगे आएगी, आपके बच्चे आएंगे। कल को उन बच्चों पे, जब हम आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, बच्चे पे क्या असर होता है?
तो क्यों ना उस डिसीजन को पहले ही ले लें और हम आगे जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है उनके साथ शादी करें और लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, ठीक है। तो ये भी एक गलती है, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। कोई हमने किसी का मर्डर नहीं किया है ना, तो ये कोई अपराध नहीं है। जिसको बड़ा बना दिया गया है ये कोई अपराध नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तो आप आगे बढ़ो लाइफ में, डिसीजन लो, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो मेरा बस इसमें यही है। विद्या, इसे गल दे नाल एक गल आपां होर करिए ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਛੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਛੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲੱਡੂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਾਵਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके आप दोनों एक दूसरे को समझो, कोशिश करो। अगर आपको लगता है बहुत बार हो गया तब उसके बाद आप डिसीजन लो। और दूसरी चीज, जो लोग बोलते हैं कि शादी ना कराओ, पर अगर आप खुद उनसे कभी बोलो कि क्या तू अपने वाइफ से अलग हो जाएगा, तो वो खुद ही कहेगा नहीं मैं नहीं रह सकता। तो ये बस एक कहने वाली बात है। बट हाँ, आप दो बर्तन है, वो कभी ना कभी खटकेंगे, लड़ेंगे है ना, टूटेंगे, बट उसको किस तरीके से समेटना है, रखना है, वो आप पे, वो अकेले की बस की नहीं है। आप नहीं, आप हम दो बनके किस तरीके से उसको जोड़ के रखते हैं वो आपकी है। बिल्कुल। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਹਰ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਰਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਦਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं भी हुसन जी को बहुत बहुत मतलब कि अपनी तरफ से यही कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरीके से आप काम करते रहो। और हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हैं, उनको कुछ बातें होती हैं जो अंदर तक रह जाती है, उसको किस तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो आपके हाथ में है। और आपने बहुत अच्छे से आज ये भी लड़कियों के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली, और समाज की जो हम बात भी कर रहे थे, एक बहुत लास्ट की लाइन बोलकर मैं इसको समाप्ति की ओर लेके जाऊंगी कि समाज किससे बनता है? हम लोगों से बनता है, हम माँ बाप से बनता है, हम बच्चों से बनता है। पर हम सिर्फ ये सोच के रह जाते हैं कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या करेगा। क्या कभी हम सोचते हैं हमारे बच्चे के दिल पे क्या बीत रही है? बिल्कुल। क्या हमने सोचा कि क्या हमारा बच्चा खुश है? हम उसको हर एक चीज थोप रहे हैं, चाहे उसको करियर में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, चाहे उसको शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर काफी सारी चीजें होती है जो लड़कियों को थोपी जाती है। उनको उनके लिए हर लड़की को लड़ना क्यों पड़ रहा है अपने लिए? तो मेरी गुजारिश ही है हर माँ बाप से कि अपनी लड़की की हर एक बात को सुना जाए, समझा जाए। कभी कभी उनके साथ कुछ गलत चीजें भी हो जाती है, बट वो अपने माँ बाप से बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो डरती हैं कि हमारे माँ बाप हमारा साथ नहीं देंगे, उनको ये लगेगा कि समाज क्या कहेगा। तो कहीं ना कहीं बात घूमकर समाज पे आ जाती है। पर मैं फिर से कहूंगी, समाज हम लोग हैं, तो अगर हम लोग चाहें तो हम समाज को बदल सकते हैं, समाज की सोच को बदल सकते हैं और अपने देश को बदल सकते हैं। तो इन बातों के साथ ही इस जो हमारी आज की इम्पोर्टेंट बात थी, इसी को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को, अपनी हर एक बात को इतने अच्छे से रख पाई, और आप लोग बहुत ध्यान से सुने। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे, ताकि उन लड़कियों को मोटिवेशन मिले, उन पेरेंट्स को ये बात समझ आए कि हमें अपने बच्चों की बातें सुननी चाहिए। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀ ਜਟਾਣਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।